लोग ऐसा मानते हैं कि जब राष्ट्रवाद की पूरी ऊर्जा एक धर्म से सिर्फ आए या बहुसंख्यकवाद से आए तो वो खतरनाक हो सकता मैं है। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले मैं चाहूंगा कि अभय जी भी ध्यान दें और आशुतोष जी भी। मैं एक कोट बता रहा हूं। आई वेंट टू ए आरएसएस कैंप इन वर्धा व्हेन फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार वाज अलाइव. Sri Jamnalal Bajaj has taken me to the camp and I have been very well impressed by the discipline, complete absence of untouchability and the rigorous simplicity. ये किसने कहा है? महात्मा गांधी. Complete verse of महात्मा गांधी, वॉल्यूम 89, पेज 193. अब सुनिए, एक नहीं मैं दर्जन एग्जाम्पल देता हूं। 17 दिसंबर 1947 जयपुर की रैली में सरदार पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है और इनका हमें सहयोग लेना चाहिए। 3 जनवरी 1948 लखनऊ में कहा उन्होंने, यह महात्मा गांधी की हत्या से 22-23 दिन पहले की बात है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। 11 नवंबर 1948 को उन्होंने गुरु गोलवलकर को लेटर लिखा। 10 अक्टूबर 1949 कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित हुआ कि आरएसएस के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हो, कांग्रेस आरएसएस। फिर 17 नवंबर 1949 नेहरू जी ने विदेश से लौटकर वो प्रस्ताव रिवर्ट करवाया। काहे भाई, अगर सरदार पटेल गलत थे क्या, या गांधी जी गलत थे क्या, या नेहरू जी 1963 में संघ को बुलाए 26 जनवरी की परेड में वो गलत थे, 1965 की वॉर के समय गुरु गोलवलकर जी को बुलाए कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो गलत थे। और नरसिम्हा राव के लिए तो ये कहते थे कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। अब बताइए, प्रणब मुखर्जी जी, यदि प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यालय में गए तो वो गलत थे क्या? अब बताइए, इतने बड़का बड़का नेता गलत थे और छुटका छुटका नेता सही हैं, तो इसके बारे में आप निर्णय लीजिए। अब एक धर्म की बात, एक लाइन कह दूं, जहां तक धर्म की बात है, ये कहते हैं कि आरएसएस की वजह से यहां लड़ाई हो रही, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, बर्मा में जो लड़ाई हो रही है रोहिंग्या बुद्धिस्टों के बीच में, वो आरएसएस करा रहा है। बोस्निया हर्जगोविना में आरएसएस करा रहा है। सोमालिया में आरएसएस करा रहा है। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में आरएसएस करा रहा है। ये बताइए, और न्यूयॉर्क में जाके जो हो रहा है, सिडनी, ब्रिस्बेन, वो आरएसएस करा रहा है। और फिलिस्तीन में आरएसएस करा रहा है। अरे मेरे भाई, एक वैश्विक बीमारी है और तुम कह रहे हो कि नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, तो टैबलेट से ठीक हो जाएगी। भाई हकीकत समझो और सेक्टरवादी से लड़ने की सोच। सिर्फ 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल, 2 लाइन मैं टोक दूंगी क्योंकि विजय जी की बारी है। देखिए, आज सुधांशु त्रिवेदी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वक्तव्यों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको इसका आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना पड़ेगा। द्वापर और त्रेता को उठाकर देख लीजिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात। भगवान श्री कृष्ण 3रे अध्याय में कहते हैं कि मेरा धर्म कम श्रेयस्कर भी होगा तो मैं अपने धर्म का आचरण करूंगा। अर्थात उस समय भी जो प्रचलित धर्म थे उनके सहअस्तित्व को भगवान श्री कृष्ण मानते हैं। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। स्वधर्म, सर धर्मांतरण नहीं, बिल्कुल नहीं। सब राम जी ने राम राज्य की अवधारणा को लेते हुए कहा कि जब जो भी सह अस्तित्व उस धर्म का होगा उसको। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बंच ऑफ थॉट्स को पढ़िए गुरु गोलवलकर को। हम तो विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार के लोग हैं। आशुतोष जी से मैं सहमत हूं। क्या लिखते हैं वो कि बौद्ध धर्म ने इस भारत की संस्कृति को अप्रूट कर दिया, इस भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नहीं सुधांशु त्रिवेदी जी, आप पृथक पृथक अस्तित्व को नहीं मानते धर्मों के, हम मानते हैं। लिंगायत समुदाय के अलग धर्म के अस्तित्व को आप नहीं मानते, सिख समाज के अलग धर्म के अस्तित्व को नहीं मानते, जैन समुदाय के क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं रह सकते हम सब लोग? तो सिर्फ ये वैमनस्य घोलकर सत्ता को पोषित करने विजय त्रिवेदी जी, यहीं से शुरू करते हैं। क्या संघ ने नफरत की नींव रखी है? दोनों का आरोप है और वही नफरत फैला रहे, इन दोनों का इल्जाम है। देखिए अंजना जी, एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत धन्यवाद कि साहित्य के इस कार्यक्रम में इतनी विचार उत्तेजक बातचीत और साहित्य से शुरू कर दिया सुधांशु जी ने। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि हमारी साहित्य में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब हमारे सारे मित्र लोग एक पहलू देख रहे हैं। जब आप एक तरफ से देखते हैं, आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है, जो हाथी को जो सूंड से पकड़ता है वो सूंड समझता है, रस्सी समझ रहा है, जो पैर से पकड़ रहा है वो खंभा समझ रहा है। वो परेशानी है। संघ को एक तरह से राष्ट्रद्रोही, देश विरोधी संगठन कह देना, ये भी उसका एक पहलू हो सकता है, जो लोग एक तरफ से देख रहे हैं। अभी अभय जी ने भी बात की, अभय जी बहुत विद्वान लोगों में से हैं। संघ को लेकर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए। 1948 में लगाया गया, गांधी की हत्या के बाद, इमरजेंसी में लगाया गया और बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद लगाया गया। तीनों बार कांग्रेस की सरकार थी
और तीनों बार कांग्रेस की सरकार ने उन आरोपों को साबित किए बिना उस संघ के प्रतिबंध को वापस लिया। ये एक पहलू है। नहीं सर, 93 में 17 जून को जजमेंट आया है बाहरी ट्रिब्यूनल का, कोर्ट से खारिज हुआ। हाँ हाँ, मतलब 93 में तो कांग्रेस की कोर्ट से सरकार खारिज थी, हुआ। तीनों मैं वक्त में एक- कांग्रेस एक की सवाल सरकार। आपसे जोड़ना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक लंबे वक्त तक पॉलिटिक्स को कवर करने वाले जर्नलिस्ट के तौर पर क्या आपको इंटेलेक्चुअल बॉयकॉट का सामना या डर पैदा किया जाता है अगर आप संघ के पक्ष में 5 लाइन बोले? मेरा सवाल को समझिए जी, कि आज अगर आप एक पत्रकार होते हुए या एनालिस्ट होते हुए संघ के समर्थन में ये कह दें कि संघ राष्ट्र निर्माण कर रहा है, तो आपको इंटेलेक्चुअल बॉयकॉट का सामना करना पड़ सकता है। अपने ही बिरादरी में आपको अलग थलग पाया जाएगा कि ये तो संघ ही है यार। नहीं, इसको ज़्यादा रूट तरीके से या साफ तरीके से कहें तो आपको इंटेलेक्ट माना ही नहीं जाएगा। बॉयकॉट तो अलग शब्द होता है। बॉयकॉट का मतलब होता है कि आप उसे इंटेलेक्चुअल मान रहे हैं और फिर बॉयकॉट कर रहे हैं। वो तो बॉयकॉट तो किया जा सकता है, लेकिन आपको इसे इंटेलेक्ट नहीं मानते। मैं संघ का समर्थन नहीं कर रहा। मैंने संघ को जब किताब लिखी 100 साल ऑब्जेक्टिव व्यू पर पढ़ा और उसमें बात कर रहा हूँ। जैसे पहले एक तरफ ये बात आलोचना की बात हुई, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। वीर सावरकर का जिक्र किया अभय जी ने, तो वीर सावरकर के बारे में, क्योंकि अभय जी को पक्का पता है कि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी किया, और मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी किसी देशद्रोही पर डाक टिकट जारी करेंगी। ये भी एक पक्ष है, ठीक है। वीर सावरकर को लेकर बहुत बहस हुई है हिंदुस्तान में, और उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको हम क्या कहना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, वो एक लंबा हिस्सा रहा। और उसके बाद रत्नागिरी के बाद वाला जो हिस्सा है वो विवादास्पद इशू है, और उस पर समय हमेशा चर्चा होनी है, उससे संघ बचना चाहता है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए कि संघ का और सावरकर का कोई रिश्ता मधुर नहीं रहा। यह अभय जी की बात से मैं सहमत हूँ। सावरकर खुद भी संघ के साथ नहीं थे, और संघ ने जब चाहा, और ज़्यादातर संघ के लोग सावरकर के हिंदुत्व के साथ सहमत नहीं हैं। शायद सुधांशु जी इसको करेक्ट कर देंगे यदि मैं उसमें गलत हूँगा। गांधी किसी देशद्रोही पर डाक टिकट जारी करेंगी, ये भी एक पक्ष है, ठीक है। वीर सावरकर को लेकर बहुत बहस हुई है हिंदुस्तान में, और उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको हम क्या कहना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, वो एक लंबा हिस्सा रहा। और उसके बाद रत्नागिरी के बाद वाला जो हिस्सा है वो विवादास्पद इशू है, और उस पर समय हमेशा चर्चा होनी है, उससे संघ बचना चाहता है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए कि संघ का और सावरकर का कोई रिश्ता मधुर नहीं रहा। यह अभय जी की बात से मैं सहमत हूँ। सावरकर खुद भी संघ के साथ नहीं थे, और संघ ने जब चाहा, और ज़्यादातर संघ के लोग सावरकर के हिंदुत्व के साथ सहमत नहीं हैं। शायद सुधांशु जी इसको करेक्ट कर देंगे यदि मैं उसमें गलत हूँगा। अब दूसरी बात, हम हिंदू संस्कार में, हिंदू सभ्यता में वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। विद्वान सुधांशु जी हमेशा 5000 साल की सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन 5000 साल की सभ्यता में तो हिंदू शब्द ही नहीं है, वो तो सनातन शब्द है, वैदिक शब्द है। ब्रह्म ज्ञान की हम चर्चा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान हो। आप तो हिंदू एकता की बात कर रहे हो, बटेंगे कटेंगे में हिंदू एक बात कर रहे हैं। मैं सवाल जानना चाहता हूं कि जब आपका लोगो वो है नेशन फर्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, नारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, तो राष्ट्र में तो हिंदू मुसलमान सब है ना, फिर हिंदू एकता की चिंता क्यों? क्योंकि वो एक जात तो में हो। बटेंगे तो ये घटेंगे। हाँ, तो राष्ट्र एक हो, हिंदू एक होने की बजाय राष्ट्र एक, जो राष्ट्र प्रथम आपका नारा है, उस राष्ट्र एकता पर बात करें।